Good morning, friends. Once again, I am going to start a new topic, that is GDP and welfare. I will teach you in Hindi and English also because some of our students are asking to explain the same thing in the English as well in Hindi. So today I want to explain it in Hindi also because Hindi is the mother tongue. So some of the you are understanding in Hindi. Students, you know that GDP and welfare, Unit 1, and it is a part of national income accounting. So we know that GDP means gross domestic product, and gross domestic product means value of all goods and services produced in a country in 1 year. That is domestic product. It does not include factor income from abroad. Okay. So how GDP is related to welfare? This is the part of the question. इसका मतलब यह है कि जीडीपी जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और वह वेलफेयर के लिए, यानी कि उस जीडीपी बढ़ता है तो कैसी तरह समाज में वेलफेयर काम करता है, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट पार्ट, यू विल सी फर्स्ट पार्ट, यू विल सी हियर आई एम हाईलाइटिंग द टॉपिक. आई थिंक it will be in yellow color. You see here the index of welfare of the people or well-beings of the people. Means if GDP increasing, how much it help, how much it do welfare for the citizens of the country. So this is important. And the second part, it is telling that the welfare depends on greater per head availability of goods and services. Suppose GDP is 5 lakh crore and our population is 200 crore or 100 crore. So per head, how much is the availability given? So students, this is the very important part. Availability of money, availability of the uh, gross domestic product to each and every people. That is called average uh, availability. So this is a question. Welfare depends on greater per head availability of the goods services. छात्रगण, ये इसको अब हिंदी में समझ लो पहले कि जब कोई भी चीज में इनकम बढ़ता है या जीडीपी बढ़ता है तो पर हेड कितना जो है एवलिटी रहा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है टू, इसके नेशनल इनकम के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान रखना। एक होता है नॉमिनल नेशनल इनकम और दूसरा होता है रियल नेशनल इनकम। नॉमिनल नेशनल इनकम जो होता है, देखो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम मतलब वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। वैल्यू ऑफ आप लोग पढ़ाया गया होगा, इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। मैं बता दूं तो लोगों को पेन से, एक मिनट रुको। देखो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country
इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में कुल कितने वैल्यू के प्रोड्यूस्ड हुए, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। यानी कि और एक चीज ध्यान रखना, नॉमिनल है, जब अगर नॉमिनल रहेगा तो उसकी वैल्यू जो होती है करंट ईयर प्राइस पर इंडिकेट होती है। करंट ईयर प्राइस में नहीं, तत्काल जो प्राइस चल रही है उसी को जो है उसी प्राइस उसी मूल्य पर जब वैल्यू काउंट करते हैं तो उसको नॉमिनल कहता है। क्यों कहा जाता है नॉमिनल? क्योंकि एक साल में प्राइस कब बार चेंज होती रहती है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, तो इसलिए वो अस्थाई नहीं होती है, इसलिए इसको नॉमिनल कहते हैं, अस्थाई, है ना, नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, जबकि जो सेकंड पार्ट है रियल नेशनल इनकम, ये जो है इसमें कह रहा है कि ये नेशनल इनकम ऑन कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मैंने सरकार क्या करती है, एक जो ईयर बीत चुका है उस ईयर को एक कांस्टेंट मान लेती है। जैसे सपोज करो कभी 2024 का हमारा मैंने निकालना हो तो 2012 का, 2016 का या 2020 का एक एक ईयर को फिक्स मान लेगी और उसके प्राइस से प्रेजेंट प्राइस को कंपेयर करेगी, तो उसको कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ में आ गया होगा आई थिंक। आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे इसको, नॉमिनल क्या है, रियल क्या है। नॉमिनल उसे कहते हैं जो कि करंट ईयर प्राइस पर होता है, और रियल नेशनल इनकम उसे कहते हैं जो कि कांस्टेंट प्राइस पर होता है। ये ध्यान से आप लोग को समझना है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम एंड करंट प्राइस। अब इसको देखो, एक्सप्लेनेशन जो मैं बताया था उसका ध्यान रखो। नेशनल इनकम एंड करंट प्राइसेज refers to refers to money value of final goods and services produced by a normal residents of a country in a year, measured at the price of the current year। करंट ईयर के प्राइस में के द्वारा जो है हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसको नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं जब करंट ईयर प्राइस है। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये जो है पूरा पिक्चर है, इकोनॉमी में कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना कंपेयर करने का मौका नहीं देता है। जब ये करंट ईयर प्राइस से किसी देश के वैल्यू को, प्रोड्यूस आइटम वैल्यू को निकाला जाता है तो नॉमिनल होता है, क्योंकि वो स्थायी नहीं होता है। जैसे मान लो कि अभी के समय में 2024 में 2024 का कोई निकाले तो वो स्थायी निकल आएगा। या देखो, नेशनल इनकम ऑफ 2013-14 एट द प्राइस ऑफ 2013-14 डज नॉट शो एनी फिजिकल चेंज। अब ये चेंज नहीं बताता कितना चेंज हुआ, तो इसलिए इसको नॉमिनल कहते हैं। अभी के समय में हम लोग का देश में 2012 को फिक्स ईयर माना गया है। 2012 के आधार पर कितना प्राइस चेंज हुआ उसी के आधार पर जो है देश का डिसीजन होता है। तो जब कोई फिक्स ईयर के वेरिएशन में हम वैल्यू, उस वैल्यू के अनुसार अपने देश के इनकम को जो है कैलकुलेट करते हैं तो वो रियल होता है। जब वही चीज़ जो है हम अगर जो उसको बेस ईयर भी बोलते हैं, वही जब करंट ईयर के प्राइस का करंट ईयर के आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया नॉमिनल। तो यहाँ ये नॉमिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि करंट ईयर के आधार पर, करंट ईयर के प्राइस पर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसन कैलकुलेशन किया गया। तो आई थिंक स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस जब रहेगा इसी को बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, है ना, रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। ध्यान रखना कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, सेम डेफिनेशन है, मेजर एट बेस ईयर। इसमें बेस ईयर लिखा है। बेस ईयर मतलब मैंने बताया था कि 2012 के अनुसार काउंट करेंगे, और इसलिए इसको रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, है ना। उस पीछे वाले को जो था वो करंट ईयर प्राइस पर था तो वो नॉमिनल कहते हैं, इसको रियल नेशनल इनकम कहते हैं। और यही जो है ट्रू पिक्चर बताता है, क्योंकि इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कि 2013-12 का जो है 11-12 का या 12-13 का एक प्राइस को ले लिया है। अब उसी प्राइस के आधार पर हम जीडीपी ग्रोथ रेट 2016 का नापेंगे, 2017 का नापेंगे, 2018 का, 2019 का, 20 का, 2024 तक का नाप रहे हैं। तो हमको देखेंगे कि उसमें 2000 जो इंडेक्स हमारा 2016 में क्या था और उससे अभी 2024 में कितना चेंज हुआ, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने में ये
हेल्प करता है, और कितना आउटपुट बढ़ा कितना आउटपुट घटा विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर 2012 के आधार पर, तो उसी को हम उससे आधार पर हम रियल नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। और ये रियल नेशनल इनकम को नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर। देखो प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर एक ही चीज होता है। क्यों होता है एक ही चीज? क्योंकि वही इंडेक्स नंबर जो होता है ना, जो कि कितना डिफ्लेट किया, कितना ये आपका ये जो है आपका इनकम डिफ्लेट चेंज किया, तो चेंज जो बताता है उसी को हम बोलते हैं जो है डिफ्लेटर। डिफ्लेट मैंने क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और उसको चूंकि प्राइस के आधार पर निकाला था इसलिए इसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो कह रहा है एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन द प्राइस लेवल बिटवीन द टू डिफरेंट टाइम पीरियड। जब दो डिफरेंट टाइम पीरियड में जो जो चेंज होता है प्राइस में या इंडेक्स नंबर में जो चेंज होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो 2024 में क्या चेंज हुआ, 2021 में क्या था, 2022 में क्या था, तो उसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, ठीक है ना। अब वो करंट ईयर आधार पर होगा तो करंट आपको करंट प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, है ना। और करंट प्राइस इंडेक्स मतलब का नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इंटू 100 से। नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेज, है ना, यानी कि नॉमिनल नेशनल इनकम ओवर नेशनल इनकम कॉन्स्टेंट प्राइसेज रियल नेशनल इनकम इंटू 100, तो दैट इज द करेंट प्राइस पर नेशनल इनकम को बताता है। ये नेशनल इनकम है, ये जीडीपी है, ठीक है। ऊपर वाला जीडीपी का दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, उसी का नीचे में नेशनल इनकम दिया हुआ है, यानी कि वो नेशनल इनकम बोलते हैं एनपीएफसी। तो रियल नेशनल इनकम नॉमिनल नेशनल इनकम ओवर रियल नेशनल इनकम इनटू 100, तो ये आपका पार्ट हो गया। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स कि जो प्राइस इंडेक्स होता है वो नॉमिनल बाय रियल इंटू 100 होता है। अब जीडीपी लिखेंगे जीडीपी होगा, वहां अगर नेशनल इनकम लिख देते हैं एनआई तो एनआई हो जाएगा। तो ये समझना की होती है। ना वो देखो जीडीपी डिफ्लेटर होता है रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी। ये बताया था अभी पिछले पैराग्राफ में, नॉमिनल बाय रियल इंटू 100। और जीडीपी डिफ्लेटर करता क्या है? डिफ्लेटर जो करता क्या है, डिफ्लेटर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जो एवरेज प्राइस होता है हर गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कितना उसमें चेंज हुआ मेजर करता है। Similar to the price index, as it play a role of deflator, deflating current estimates into constant price। मैंने constant price पे आपको कितना डिफ्लेट किया, है ना, तो कितना उसमें चेंजिंग आया, तो नॉमिनल बाय रियल इंटू 100 होता है। नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 होता है। तो ये ध्यान देना। प्राइस इंडेक्स से कहते हैं, प्राइस इंडेक्स को डिफ्लेटर बोलते हैं, नॉमिनल बाय रियल इंटू 100, ये बताया था मैंने पिछले में ही। और इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नॉमिनल आता है। देखो अब रियल जीडीपी दिया हुआ है, रियल जीडीपी में क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी बाय कांस्टेंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100। इसी नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू, यानी अगर ये चीज नॉमिनल यहाँ चला आया तो रियल जीडीपी नीचे चला जाएगा, है ना। और रियल जीडीपी निकालना हो तो नॉमिनल निकालना हो तो नॉमिनल वाले की यहाँ आएगा नॉमिनल, तो ये चल जाएगा ऊपर और नीचे 100 नीचे चल जाएगा, यानी कि ये यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे चला आएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि रियल जीडीपी निकालने के लिए नॉमिनल बाई करंट प्राइसेज इंडेक्स इंटू 100, और नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए रियल के जब नॉमिनल कर देते नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए, तब ये जो है आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रियल जीडीपी इंटू करंट प्राइस इंडेक्स ओवर 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं अपने से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पढ़ना है ना, ये आप लोग को पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना, न्यूमेरिकल बनाना। अगला कहते हैं कि इट इज रियली करेक्ट टू से दैट हायर जीडीपी प्रोवाइड्स ग्रेटर वेलफेयर टू। क्या यह जरूरी है कहना कि, मैंने 18 का क्वेश्चन भी है कि जब जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर ज्यादा होगा? इसका सिंपली आंसर है नहीं। क्यों? मान लो जीडीपी 100 करोड़ से 150 करोड़ हुआ, बढ़ा, तो इसको समझना भी चाहिए कि वहां हमारी जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना। पर हेड जो पर कैपिटा इनकम तो हमारा नहीं बढ़ा, वो तो जगह त्यों आ गया। इसीलिए जीडीपी बढ़ना जो है किसी देश का विकास का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो वेलफेयर का लक्ष्य नहीं हो सकता है।
ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके। चलो नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया सम रीजन लिमिटेशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर। देखो क्या होता है जीडीपी वेलफेयर, क्या क्या लिमिटेशन है, कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो कह रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जब देखो इंडिया में क्या है ना कि बहुत से लोग बहुत धनी धनी है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, 500 करोड़ की संपत्ति है, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की संपत्ति है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो उनका जो है, उनके पास जो इनकम है वो, जो गरीब घर का आदमी है उसके पास उतना इनकम थोड़े है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या है, वो अनइक्वल है। ठीक है। दूसरा है राइज इन प्राइसेज। अगर महंगाई बढ़ेगी तो बड़े बड़े लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि उनको तो, उनके पास तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, संपत्ति है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको पता चलता है। तो ये भी जो है वेलफेयर का कारण नहीं बना, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन जो गरीब है उनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो इफ जीडीपी इंक्रीजेज विथ राइज इन प्राइसेज, यदि जीडीपी बढ़ता है प्राइस राइज के साथ, एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, और फिजिकल आउटपुट नहीं बढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में महंगाई छा जाएगी, डियरनेस आ जाएगा। देखिए हमारा, हम प्रोडक्शन किए नहीं, हम मुझे महंगाई बढ़ने, पैसा बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, तो ये जो है घाटा का सौदा हो जाएगा। जैसे मान लो कि क्या होता है कि पहले के ज़माने में कोई भी सामान, चीनी जो है 40 रुपए किलो मिल रही थी, और वो 60 रुपए किलो मिल रही थी, महंगाई बढ़ गई ना। तो वो उसके आधार पर जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो कोई खास उसका मतलब नहीं रह गया, यानी कि वो वेलफेयर नहीं करेगा, है ना। जीडीपी वेलफेयर तभी करेगा जब प्राइस सेम हो और नेशनल इनकम बढ़े। ठीक है, तो फायदेमंद होता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, बहुत से लोग होते हैं जो है जिनका काम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जैसे घर में पत्नियां काम कर रही हैं, है ना, घर में जो औरतें काम करती हैं, वो अपने हस्बैंड से तनख्वाह थोड़ी लेती हैं, उसका गवर्नमेंट के पास कोई कैलकुलेशन थोड़ी होता है। तो इसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। या फैमिली मेंबर या सोशल वर्क कोई काम करने लगे, कहीं मान लो कि कहीं आप जाकर काम कर किसी को गरीबों की सेवा कर रहे हो, तो इन सब में क्या होता है कि जो है इसमें सरकार में कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन मॉनेटरी जो है एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि ये डेटा नहीं होता है, इसलिए इसको हम जो है नॉन मॉनेटरी कहते हैं, और यह जो है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी में नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों जो है, एक पहले वाला जो टॉपिक था वो, ये भी वीवीआई है, ध्यान रखना, याद कर लेना। और एक जो है बाद वाला है, ये भी जो है वीवीआई है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। इसमें होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ये पढ़ना है जीडीपी वेलफेयर में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होता है, जैसे कि कुछ कंपनी लगा दी, कंपनी से पोल्यूशन पैदा हो रहा है ना, पेड़ काटे जा रहे हैं, हमारा जो है वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गया। ठीक है ना, कोई कंपनी लगाता है और इससे अगर इतना होता है तो मतलब कि वहां पर रहने लायक नहीं है ना, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ जाएगा। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होता है कि पॉजिटिव में क्या होता है कि एक्सटर्नलिटी तो है, एक्सटर्नलिटी कहते हैं बाह्य प्रभाव को, यानी कि जो प्रभावित करता है इन्वायरमेंट को। तो पॉजिटिव क्या होता है कि इसमें जो फ्री एजुकेशन हो गया, कोई कंपनी लगी है तो फ्री एजुकेशन हो रहा है, कंपनी ने स्कूल खोल दिया अपना बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए। हॉस्पिटल होते हैं जिसमें कि फ्री दवा मिल सकती है, फ्री ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। ये सभी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो है आपका, ये और ये बहुत बीवीआई में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको नोट कर जाना, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगा। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। देखो जीडीपी की लिमिटेशन के 5 गो है, क्या उनको जीडीपी काम नहीं कर रहा है। पहला है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मैंने हमारे पास जो नेशनल इनकम है वो अनइक्वल है सबके पास, या रिचनेस नहीं है, कोई 100 रुपया उसी में उसको दिखाई पड़ता है, कोई 1000 करोड़ दिखाई पड़ता है, तो वो सब जो है अनइक्वल करता है। प्राइस बढ़ती है इसमें, तो इस पर ध्यान नहीं देता है, प्राइस बढ़ना अच्छा बनाता है। ठीक है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, इसका अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में जैसे कि होता है कि महिलाएं जो हाउस वाइफ घर में काम करती है, बाहर में काम करती है, खेतों में काम करती है, दुकान में काम करती है, तो उसके काम का कोई महत्व, जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है तो इसलिए कोई उसका सैलरी या वेज नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। वो एक्सटर्निटी होता है। एक्सटर्निटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि एक्सटर्निटी जो होता है,
इसमें शेयर परचेज का होता है, सॉरी में इसमें होता है कि आप कोई कंपनी खोले, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ा एजुकेशन में, हेल्थ में, तो वो जो है आपका एक्सटर्निटी का पॉजिटिव एक्सटर्निटी हो गया, और वही निगेटिव प्रभाव पड़ा तो वो निगेटिव एक्सटर्निटी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। रेट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं कि हमारा हमारा इनकम बढ़ रहा है, साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये आपका वेलफेयर नहीं कहलाएगा, ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट, population growth rate. Does GDP does not consider the changes in the population growth rate. अगर जीडीपी हम निकालते हैं तो उसमें से उठ सकते हैं कि population इतना बढ़ा, वो तो देखते हैं कि हमारा जो है जीडीपी बढ़ा। If growth rate of the population is higher than the rate of GDP growth rate, it will decrease the per capita income. यदि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चार आठ, फिर 16 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ में 1%, 2%, 3% बढ़ता है, तो इट विल नॉट इंडिकेट द हायर एबिलिटी, मतलब क्या ये हेल्पफुल नहीं होता है। तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर, या जो है इकोनॉमिक वेलफेयर को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट, ग्रीन जीएनपी क्या होता है? देखो, ग्रीन जीएनपी से कभी कोई पूछता है, हमेशा नहीं, इंपॉर्टेंट तो नहीं पार्ट है, हमेशा नहीं आता एग्जाम में, लेकिन ग्रीन जीएनपी होता है जो कि इसमें हम इन्वायरमेंट को चेकअप करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं। तो नेशनल इनकम ऑफ आउटपुट एडजस्टेड इन द डिप्रेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्स को देखते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है, हमारा जो फॉरेस्ट सेक्टर डिस्ट्रॉय हो रहा है, माइनिंग के बहुत सारे पार्ट जो होते हैं उसमें वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अगर वो रिसोर्स हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो जो है हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ को एडजस्ट करते हैं, इसको हम जो है रिसोर्स डिप्रेशन हो रहा है रिसोर्स का, इसको हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, तो उसको हम ग्रीन जीएनपी कहते हैं, क्योंकि इट विल हेल्प टू अटेन द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। क्योंकि यह है नेचुरल इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल यूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, और यह इक्विटेबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पढ़ना, ग्रीन जीएनपी को, ये लाभप्रद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनिंग ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, विच ऑफ दीज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम, एक्सप्लेन व्हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्निटी रियल नेशनल इनकम इन इटसेल्फ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द ट्रू इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो बोला था कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो आसान है ना, और रियल जीडीपी से कैसे डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है ना। और विच ऑफ द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो लिखना रियल जीडीपी, रियल वाला, ठीक है ना, और ट्रू पिक्चर होता है। दूसरे क्वेश्चन में आपको निकालना है रियल इनकम क्या होता है। रियल इनकम मैंने ये इनकम एट कांस्टेंट प्राइस होता है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना, ये काम में आएगा आप लोग का। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम बताया था, इसको पढ़ लेना, ये वाला, ठीक है, ये काम में आ जाएगा। फिर एक्सप्लेन ये हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इट्स लिमिटेड। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ोगे, ठीक है ना, तो उसमें जो है क्वेश्चन आंसर को ध्यान दिमाग में रखना पड़ना होता है कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा जो है वो हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, कि अल्टीमेटली हमको एग्जाम का नंबर पाना है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो आप लोग को समझ में आ गया स्टूडेंट्स ना। वाटर नॉर्मेट्रिक एक्सचेंज बताया था मैंने, नॉर्मेट्रिक एक्सचेंज बताया था मैंने, बताया था कि इसमें जो है, और ये बताया था मैंने किस तरीके से जो है आपका हाउस वाइफ्स, जो कि हम आप खेलने जाते हैं अपने जो इंजॉयमेंट के लिए, तो ये सब जो है आपका नॉर्मेट्रिक एक्सचेंज होगा, जिसमें हम कोई हेल्प नहीं लेते हैं, सोशल सर्विस करते हैं तो कोई हेल्प, कोई पैसा नहीं लेते हैं, या ऐसा काम करो जिसमें पैसे का एक्सचेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेट्रिक एक्सचेंज।
तो ये हो गया आपका डिफाइंड द एक्सटर्निटीज। एक्सटर्निटी को करना है तो इसमें दो एक्सटर्निटी बताया था मैंने, एक निगेटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव में क्या होता है कि पोल्यूशन हो गया, ये वाटर पोल्यूशन होगा, फ्यूम्स निकलेंगे एक्स्ट्रा, ये निगेटिव में आता है। और पॉजिटिव क्या होता है इसमें कि स्कूल्स कॉलेज बना दिया, फिर हेल्थ सुविधा दे दिया, रोड बनाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन कोई कंपनी के लगाने से कोई निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, उसको निगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। किसी कंपनी को लगाने से कोई पॉजिटिव क्या होता है, इसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नलिटी जो होता है वो जो है एक तरह का, मतलब हिंदी में होता है इसका बाह्य प्रभाव। ये क्या प्रभाव पड़ा किसी चीज को लगाने से, ये दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये इसके इसके दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यह जो है एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर इज 150 एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज मुझे 1,50,000, देन फाइंड द रियल नेशनल इनकम। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान रखो। ठीक है, देखो इसमें दिया है इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स दिया है 150। एक रुको, हम थोड़ा सा इसमें इंक दे देते हैं, इंक ये हटाते हैं, इंक करते हैं पेन, उसके बाद करते हैं रेड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 150 है, तो आपको पता होगा कि ये प्राइस इंडेक्स यानी डिफलेटर हो गया। प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल, नॉमिनल बाय रियल इंटू 100। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉमिनल 150 इक्वल टू नॉमिनल करंट ईयर प्राइस हुआ ना, 1,50,000 ओवर रियल, रियल इनकम, तो रियल डालते हैं पर। ठीक है, तो इंटू 100। तो ये जो है एक साथ यहाँ चला आएगा, रियल उधर चल जाएगा, रियल इक्वल टू 1,50,000 बटा में 150 गुणे 100 निकाल सकते हो। 1,000 हुआ यहाँ पर, यानी कि 1,000 में शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो 2 शून्य इधर, 2 शून्य इधर, 4 शून्य यानी 10,000 आंसर आएगा। ये होगी आपका रियल इनकम। ठीक है, और इसी देखो 8वां नंबर क्वेश्चन है, इफ द जीडीपी डिफलेटर इतना, डिफलेटर मैंने ये भी प्राइस इंडेक्स कहलाता है, नॉमिनल दिया इतना, तो आसान है ये तो। ठीक है, इसमें क्या निकालना था ऊपर वाले में, रियल इनकम, इसमें नॉमिनल निकालना है, ये भी तो रियल निकालना है, तो ये तो आसान हो गया। इसमें 125 गुणे रियल नॉमिनल, नॉमिनल के जब आप रख दो डायरेक्ट को वाला, नॉमिनल के ऊपर, नॉमिनल के ऊपर रख दो, नॉमिनल के ऊपर रखो आपका ये जाके 15,000 बटा में रियल, तो रियल निकाला तुमको, रियल, तो रियल इक्वल टू 1,50,000 बटा में 125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1,50,000 ना, तो डायरेक्ट हटा दो 25 से, 25 से 1,500। ठीक है, कटवर गया, और 5 एक के 5 के 5, अब 5 दूनी 10 और 0 कट गया, 120 आएगा आंसर, 120। तो ऐसे न्यूमेरिकल बनाना, समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम लोग हमको लग रहा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। आप पढ़ाई करना, कोई दिक्कत हो तो हमको मेल करना, ठीक है ना, मेल कर सकते हो ना, मेरा ईमेल आईडी है, चाहे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू।